स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यानी कि जो भी वर्क हुआ है उसका हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने शायद पढ़ाया आप लोगों को। क्या था? क्या था? एसेट एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट। अरे यार आपको स्टेटमेंट याद है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें जैसे हम लोगों ने वॉइड लिखा था, वॉइड अकाउंट रख देना। वॉइड अकाउंट हम लोगों ने जो बनाया था ना, उस तरीके का एक अकाउंट है, लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बात करेंगे इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप लोगों ने यहाँ पर आप डेट डालोगे, कौन सी डेट, जिस डेट को ये वाइंड अप हुआ है। ठीक है, एक हम लोग ऐसे अकाउंट के लिए मेंटेन करेंगे और एक ऐसे। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ पर आएगी हमारे पास लायबिलिटीज। ये बन नहीं रहा यार मुझसे, बहुत ध्यान से सोचिएगा और जो पूछना हो पूछिएगा। ये हो गए एसेट्स। कॉलम देखिए, एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। अभी तक आप लोगों ने केवल 2 ही कॉलम बनाए, 4 कॉलम बनाए थे बैलेंस शीट में, बट हमारे यहाँ पर इस वक्त बन रहे हैं 5 कॉलम। इसको कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। 6 है, ठीक, 6 सही। इसको जो श्रद्धा हो वो देख ले, लेकिन हमारे हिसाब से नोटबुक में 6 है। ग्रॉस लायबिलिटीज दिखाई दे रहा है? क्या है? ग्रॉस लायबिलिटीज। ये हो गया लायबिलिटीज, दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम एक्सपेक्टेड टू रैंक। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। एक्सपेक्टेड टू रैंक। ठीक है, ये तीसरा कॉलम हो गया। चौथा कॉलम हो गया एसेट्स। एसेट्स फिर हो गया मेरे पास बुक वैल्यू की वैल्यू नहीं है, हमारा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। हाँ, अब पूछो दीदी जो पूछना है। नहीं लिख रहे उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हम उसको नहीं लिखेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसके अगर आपके इसके कॉलम नहीं आपको लर्न हुए तो ये याद रखिएगा कि नंबर आपके भी वैसे ही आएंगे। एक हेडिंग कम तो नंबर भी कम। तो पहला हो गया ग्रॉस लायबिलिटी, दूसरा हो गया अब एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब समझिए, जो लायबिलिटीज से पैसा एक्सपेक्ट किया जाएगा, जो पैसा लायबिलिटीज से हमें देना होगा केवल वही पैसा यहाँ दिया लिखा जाएगा। जो लायबिलिटीज का पैसा देना होगा। और बज रहा है किसी का एसेट्स, और ये एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का मतलब होता है एग्जैक्ट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। एग्जैक्ट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। तो जो बुक वैल्यू है, मान लीजिए बुक वैल्यू का भी रीजन आपको बुक में लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई एसेट है जिसको हम लोग 5000 में उसकी बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। भाई बता चुके हैं, जो बुक में वैल्यू लिखी होती है, यानी बैलेंस शीट की जो लास्ट वैल्यू, लास्ट बैलेंस शीट की जो असेट की वैल्यू होती है, दैट इज बुक वैल्यू। ऑलरेडी बता चुके हैं। ओरिजिनल वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू एक अलग वैल्यू होती है। परचेज्ड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू ये अलग है। बुक वैल्यू आफ्टर द डेप्रिसिएशन, जो आपकी बैलेंस शीट में असेट की रियल वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। क्लियर है? यस। अच्छा, यहाँ पर हम बुक वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए मेरे पास 6000 का फर्नीचर बचा, ठीक है, एसेट में, और उसको जब हमने बिड लगाई तो वो केवल 1000 में सेल हुआ। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट
एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 1000 और जो बुक वैल्यू होगी वो 6000। इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके हम नहीं लिखे, जहाँ भी जरूरत नहीं, जब हम इंस्टॉलमेंट जब आपको नहीं आपके तो वही नहीं वो सब्जेक्ट तो आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट उसका है। अच्छा एक और पार्ट सबसे बड़ी बात जो हम लोग इंस्टॉलमेंसी पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल की है। इंडिविजुअल पढ़ा हम लोगों ने, फाइनल अकाउंट बनाया था इंडिविजुअल का था, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाया आप लोगों ने? यस मैम। पार्टनरशिप का जो हम लोग इंसॉल्वेंसी करते हैं वो भी आपने पढ़ी हुई है, इस बार फिर से पढ़ाएंगे हम आपको। डिसोल्यूशन पढ़ा है? यस मैम। डिसोल्यूशन हमारे पास पार्टनरशिप का है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है वो आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, प्रैक्टिकल में सेकंड सेमेस्टर में। तो हम इंडिविजुअल का क्या पढ़ा रहे हैं? इंसॉल्वेंसी। इंडिविजुअल समझते हो? जो सिंगल प्रोप्राइटर होता है, जो सिंगल ही बिजनेस करता है। अब और मजेदार चीज देखो, सबसे मजेदार चीज जो मुझे बहुत पसंद है इंसॉल्वेंसी की, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। CRS लिखा है, क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। आपके पास बुक है तो बुक में पेंसिल से मेंशन करते चले जाओ कि लिस्ट ए में क्या क्या आएगा, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कितने तरीके की क्रेडिटर्स होते हैं। पहले फॉर्मेट फिर हम क्रेडिटर्स। तो इसमें हमारे कौन कौन से करंट, जितनी करंट लायबिलिटीज है सब आती है। कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज होती है? एक हमारे पास करंट लायबिलिटी होती है ट्रेड क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, या तो ट्रेड क्रेडिटर्स या तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। दूसरी हमारे पास होती है बिल्स पेपर, पता है? यस मैम। तीसरा हमारे पास होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, याद है? यस मैम। इसके बाद होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं यस। और शॉर्ट टर्म लोन्स। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन। याद आ रहा है? यस मैम। ये सारा हमने बताया हुआ है। ट्रेड क्रेडिटर्स आपको पता है, ट्रेड क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर नहीं, क्रेडिटर्स वो हम इसमें डिबेंचर आएंगे ही नहीं क्योंकि ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का है, अकेला है। जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में हमारे पास आता है, यानी कि तब शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर सब आएंगे, लेकिन अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर। तो हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स आएंगे, उन्हीं का बिल होगा, उन्हीं का बैंक ऑर्डर जानते हैं क्या होता है? यस मैम। नहीं जानते? अभी बताते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। आउटस्टैंडिंग हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था हमने, आप ही की ट्यूशन फीस का एग्जाम्पल दिया था। यस मैम। जिनको फीस रिसीव्ड करनी 1 महीना पढ़ा चुके हैं उनके लिए होगा अप्रूव्ड इनकम और हमारे लिए क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। ओके। फिर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का हम क्लियर कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास होता है जब हम बैंक बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस हो रहा है, बैंक से अच्छे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो कभी कभी रिक्वेस्ट करता है कि सर हम पे नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको कल पे कर देंगे, परसों पे कर देंगे। तो उसकी गुडविल पर, किसकी गुडविल पर? प्रोप्राइटर। उसकी गुडविल पर बैंक जो है पैसा अपनी तरफ से पे कर देता है उस क्रेडिटर को। तो क्या हो जाता है? ओवर, उसका अकाउंट ओवर हो जाता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। उसका अकाउंट ओवर हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। बट जो प्रोप्राइटर होता है उसको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। बैंक को इंटरेस्ट के, चाहे वो 1 दिन का इंटरेस्ट देना पड़े, चाहे आधे दिन का इंटरेस्ट देना पड़े, वो इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। क्लियर? दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो ये हमारे पास जितना भी टोटल आएगा वो टोटल हम लिखेंगे यहाँ। ओके, टोटल कहाँ लिखा जाएगा? एक्सपेक्टेड टू बैंक। अब बहुत मजेदार चीज है जिसका नाम है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट
स्टेटस एज पर लिस्ट बी, ठीक है, एज पर लिस्ट बी बता। और मैंने लोन लिया है किसी से 1 लाख का लोन लिया है और हमारे पास ये क्या है 2 लाख की एसेट। तो लोन सिर्फ 1 ही लाख का है, हमने 2 लाख की एसेट दी, तो फुल्ली सिक्योर्ड हो गई कि नहीं हो गई? नहीं हुई हो गई। भाई, हमने शताक्षी से 1 लाख रुपए लिए हैं, उसको अपनी 2 लाख की एसेट उसको क्या दे रहे हैं? सिक्योरिटी। हम लोग उसको गिरवी रख रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मॉर्गेज, MORTAGE, मॉर्गेज कर रहे हैं, ठीक है। तो सरप्लस कुछ बचेगा, कितना बचेगा? 1 लाख। इसको समझ ही नहीं आया, तुम्हारी बात करो, समझ में आया? हाँ, अच्छा ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फुल्ली क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। तो हमने लिखा यहाँ पर लोन कितने का हमने लिया था, टोटल क्रेडिटर्स कितने थे हमारे पास? 1 लाख। 3 4 शताक्षी के अलावा भी कई और हो सकते हैं। फिर हमने लिखा लेस सिक्योरिटी, कितना? 2 लाख। ये आ गया 1 लाख। 1 लाख। और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सरप्लस एज पर कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। फिलहाल ये समझ लीजिए, पहले हमने क्या किया, इसी के बगल में, यही बगल में अगर स्पेस है तो हम 1 लाख लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे लेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी मॉर्गेज, जो हमारा था 2 लाख, और जो 1 लाख आएगा दैट इज कॉल्ड अ सरप्लस। ओके, अब इन्होंने उल्टा भी लिखा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डबल एंट्री। डबल एंट्री, एक ही अमाउंट की एंट्री इधर डेबिट में भी होगी और क्रेडिट में भी होगी। ठीक, तो अभी इसको अच्छा, ये अंडरलाइन जरूर कर लेंगे क्योंकि अब यहाँ पर इसका एंड हो गया। इसके बाद और एक मस्त चीज है जिसको कहते हैं पार्टली सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड क्या रहेगा भाई? अनुष्का के चक्कर में रह गया। क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, यस सी, सेम प्रोसीजर। 1 लाख के मान लो हमने लोन लिया है और इनको अपनी जो वैल्यू है, एसेट की वैल्यू 60,000 यानी 4,40,000 हमारे पास, उसका पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, या मैंने 40,000 की एसेट नहीं दी है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, तब देखो क्या करते हैं। यहाँ पे लिखा, मान लो यहाँ 70,000 मेंशन करते हैं, लोन कितने का था? 70,000 का। लोन कितने का हमने लिया? मान लिया 70,000 का। फिर सेम प्रोसीजर, लेस सिक्योरिटी, लेस सिक्योरिटी मान लीजिए हमारे पास 40,000 का हमने एसेट प्रोवाइड किया, तो हमारी लायबिलिटी कितनी हुई? कितनी लायबिलिटी बची हुई है? 30,000 की। वो 30,000 हमारी लायबिलिटी ये आ जाएगी। एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब समझ गया आप लोग? कौन कौन सा रैंकिंग में लेना है पैसा? सेक्शन ए, सॉरी एज पर लिस्ट ए और एज पर लिस्ट सी। डी नहीं ले रहे हैं, डी यही रखना, बोला बहुत प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और होता है जिसको कहते हैं प्री फ्रेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। और यहाँ नीचे लिखेंगे इसका अमाउंट जो भी आएगा, लिखते एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे बड़ा फोकस आता है लिस्ट डी ढूंढने, ध्यान दीजिएगा। ये हम सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करिएगा सबसे पहले ढूंढेंगे इसको, जहाँ ये मिल जाए फिर हम इसको ढूंढेंगे। ये मिल जाएगा तो हमारी आधी से ज़्यादा टेंशन खत्म। उसके बाद फिर हम पकड़ेंगे लिस्ट डी,
उसके बाद पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो इससे कुछ बचेगा उसको भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो लिस्ट डी होता क्या है? हमने आपको सेपरेटेड डिटेल का पार्ट बताया था ना, क्या डिफरेंसेस दिया था, चेक करिए वहाँ पर। देखा 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 मिला पेज नंबर 273 मेरी वाली बुक में, आपकी बुक में मैंने भी मेंशन किया था 410 क्या था समथिंग 4 जो भी था उसमें देखो सेपरेटेड करके लिखा होगा प्रोविंशियल एंड प्रेसिडेंसी। मिला? ठीक है। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए बात करें भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ मिस हुआ कहाँ सब मिस हुआ। तो सबसे पहला पार्ट कि अमाउंट ड्यू टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते क्या हैं? ये वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, यानी कि पैसा रिलाइज जैसे भी होगा उसका सबसे पहला पेमेंट किसको दिया जाएगा? लिस्ट डी को। ठीक है, इनको पैसा दिया जाता है। इसमें से सबसे पहले कौन कौन आएगा? जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, और जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो भी दी जाए। ठीक, तो दोनों में हमारे पास सेम है, दोनों का एक सेम पार्ट है। लीगल लायबिलिटीज हमारे पास क्या है? लीगल लायबिलिटीज में है प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो पैसा होगा वो ऐड किया जाएगा, और प्रोविंशियल में ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो जो इंजरी हो जाती है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हो जाती है रिगार्डिंग एट द टाइम ऑफ द जॉब, तो उसको पेड कंपनसेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस। ठीक है, जब वो बिजनेस प्रोवाइड करेगा कंपनसेशन तो ऑब्वियस है कि उसको पहले वो ऐड ऑन करा जाएगा। इसके अलावा हमने आप लोगों को आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लर्क की सैलरी में अंडरलाइन करिए, प्रेसिडेंसी में 300 रुपीज़ है, मैक्सिमम अमाउंट इज गिवन 300 रुपीज़। कहीं मेंशन है, चेक कर लीजिए लिस्ट। और इसके रादर कुछ भी एक्सपेंस रेस्ट ऑफ दैट अमाउंट, मान लीजिए किसी ने कहा कि क्लर्क की सैलरी हमने 1000 रुपीज़ पॉइंट आउट की है। ठीक है, कितना? 1000 रुपीज़ पॉइंट आउट की है, लेकिन हम केवल यहाँ पर कितनी लिखेंगे? 300। ठीक, और बाकी 700 कहाँ जाएगी? लिस्ट ए में। 700 कहाँ जाएगी? लिस्ट ए में। देन अगेन की बात करते हैं, प्रोविंशियल में क्या है? सिर्फ 20 रुपये। देखो बेचारा 20 रुपये। ठीक है, कितना रुपया दिया जा रहा है? 20 रुपये। और उसके बाद 4th पॉइंट है, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस हैं तो प्रेसिडेंसी में 100 रुपीज़ देंगे, चाहे वो वेजेस हो, चाहे सैलरीज हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो सर्वेंट। कितना रुपये प्रोवाइडेड है? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। बट प्रोविंशियल में सिर्फ 20 रुपीज़, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, सिर्फ वो सर्वेंट हो, कुछ भी हो, सबकी लेवल इक्वल। एम्प्लॉय बेसिस पे 20 रुपये, इधर इनकी 100 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लैंड होती है। लैंड अगर कोई रेंट दे रहा है, लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा है, तो प्रेसिडेंसी में 1 मंथ है और प्रोविंशियल में कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंसी में 1 मंथ का रेंट है और प्रोविंशियल में कोई रेंट नहीं है। तो आपने लिखा होगा, हाँ लिखा होगा 1 मंथ, आप अंडरलाइन कर लो। क्लियर है? 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा फोकस कर जाएंगे। पहला फोकस ये है कि जितने भी ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस दोनों में, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस इसमें इंक्लूड होंगे डी में। लीगल चार्जेस यहाँ पर नहीं आएंगे, डी में ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो लिए जाएंगे। प्लस प्रेसिडेंसी में हमारे पास 300 रुपये क्लर्क के, प्रोविंशियल में 20 रुपये। एम्प्लॉय की सैलरी एंड रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ सैलरी, लेबर एंड वर्कर 100 रुपीज़, 100 एंड प्रोविंशियल में 20 रुपीज़। अगर लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है तो प्रेसिडेंसी में 1 मंथ एंड प्रोविंशियल में 9 मंथ। बस इससे रिलेटेड यहाँ हम मेंशन कर देंगे। जो कुछ भी इससे ज़्यादा बचेगा
वो सब आ जाएगा लिस्ट ए में। इसीलिए मेरे पास सबसे पहले ढूंढेंगे फुल्ली क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, फिर ढूंढेंगे लिस्ट सी, फिर लिस्ट डी और उसके बाद सारा जोड़ा जाड़ा लिस्ट ए, यहाँ सारा अमाउंट आ जाएगा। तो लायबिलिटीज हमारे पास एक ये लायबिलिटीज और एक लायबिलिटीज मिलाकर टोटल कर देंगे कि इतनी लायबिलिटी हमें पे करनी है। क्लियर? अब आते हैं व्हाट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने जो बिजनेस होल्डर होता है या प्रोप्राइटर होता है उसको उधार पर या क्रेडिट पर क्या दिया हो, पैसा नहीं, सामान दिया हो। ठीक है, सामान दिया हो या शॉर्ट टर्म लोन दिया हो, दैट इज अ क्रेडिटर्स। कितने तरीके के होते हैं? सिर्फ दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अच्छा, सिक्योर्ड में हमारे पास आते हैं फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड और प्रोफेशनल। क्लियर? सिक्योर्ड में फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड और प्रोफेशनल। और अनसिक्योर्ड तो सिंपल से अनसिक्योर्ड हो गया। अनसिक्योर्ड में कौन कौन आता है आपको पता है? अरे अभी तो बताया मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, और रेस्ट ऑफ प्रोफेशनल डी। जो भी से एक्सेस बचेगा, जो भी से एक्सेस बचेगा वो सारा इसमें। लायबिलिटीज क्लियर है? पक्का? कल एसेट। ठीक है, समझ में आया? धीरे धीरे समझा रहे हैं। कल एसेट। ओके, चलो।